नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो zoology पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम zoology स्टार्ट करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स और ग्रोथ कोरिलेशन, ये दो छोटे से टॉपिक हैं, हार्डली 2 to 3 लाइंस के। बुक में थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है लेकिन 2-3 लाइंस होती हैं समझाने के लिए। अभी मैं वो स्टार्ट करूंगी, लेक्चर चला जाएगा पूरा, इसलिए वो समझाऊंगी आपको एट द एंड। पहले ही बता रही हूँ, इंटरनल फैक्टर्स एंड ग्रोथ कोरिलेशन हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं zoology पार्ट, zoology ऑफ चैप्टर 5। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5, इसमें हम सेकेंड ईयर से पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर का चैप्टर 5 का हम पढ़ेंगे आज zoology पार्ट, ठीक है बेटा। एंड द zoology पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो बेटा आज हम पढ़ने लगे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, कल मैंने फयाज को कुछ कहा था, ठीक है फयाज। सो जरा सा मुझे बताइएगा कि आप संडे वाले ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जो इंटीरियर सिंह के स्टूडेंट बैठे होते थे, ताकि मुझे मेक श्योर हो जाए ना आप उसी ग्रुप के या किसी और ग्रुप के। और फयाज ही मिस वैसे ही पूछ रही हैं, तो जस्ट इनबॉक्स कर दीजिएगा आप कौन से वाले ग्रुप के हैं। जिन फयाज को मैं समझूंगी वही वाले स्टूडेंट हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा जी बेटा, डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ चिक ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, गौर से सुनिएगा मैं इसकी बात को, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। ज्यादातर कॉलेजेस में इसको चॉइस के ऊपर लेफ्ट करवा देते हैं कि बेटा इसको ऑप्शन के ऊपर रख लीजिए, ठीक है। या बच्चे को इतना डिफिकल्ट लग रहा होता है वो उसको चॉइस के ऊपर रखते चला जाता है। अब वो तो लकी लीक हैं या अनलकी लीक हैं, आपके जब पेपर नहीं हुए, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चाहे हम डेवलपमेंट ऑफ चिक की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एनी वर्टिब्रेट की बात करें या ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप डेवलपमेंट आज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आप सब डॉक्टर बनेंगे तो आप एमबीबीएस में भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे बेटा आज पढ़ रहे हो या जब आप एमबीबीएस में पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ रहे हो। हमेशा ही स्टूडेंट को एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, एम्ब्रियोलॉजी है ही मुश्किल, पहले ही बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लगता है, एम्ब्रियोलॉजी है ही बहुत मुश्किल। तो मेरा वो रहेगा फोकस कि मैं चीज़ों को स्लो पेस के साथ आपको अच्छे से समझा कर पढ़ाऊँ, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से बेस बन जाए आपकी, कहीं से भी कुछ भी ट्विस्ट करके एमसीक्यू देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो, ठीक है। तो ये सोच के बैठिएगा, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। जब आप माइंड को, ब्रेन को ये ऑर्डर करते हैं कॉन्सेप्चुअल है, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अब एज यू नो कि सारी चीज़ें पढ़ा रही होती हैं आपको, कुछ भी चीज़ बुक में अभी तक फिलहाल मार्क नहीं करवा रही कि बेटा ये खुद से पढ़ लीजिएगा या खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी भी एक और चीज़ है जहाँ से आपका zoology पार्ट स्टार्ट हो रहा है बुक में, और वो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन मैं आपको खुद से पढ़ाऊंगी और क्यों खुद से पढ़ाऊंगी वो भी बताऊंगी आपको। तो बेटा डेवलपमेंट ऑफ चिक, अगर आप याद करें जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपसे कहा था किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बेटा वो कौन सी स्टेज के ऊपर स्टार्ट होती है, जायगोट के ऊपर, और फिर जायगोट अ सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास करता है और फाइनली ये एक यंग वन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस यंग वन को खास तौर पे हम किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या मौजूद है, सीरीज ऑफ स्टेजेस, ठीक है बेटा, सीरीज ऑफ stages. These series of stages are known as what? Development. Zygote series of stages से पास करता हुआ ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, यंग वन के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर
वो लार्वा भी हो सकता है, वो बेबी भी हो सकता है, उस एनिमल का यंग वन भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस। आपकी बुक में डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, स्टेजेस स्टार्ट हो रही हैं, पूरा एक फ्लो की तरह से बना हुआ है वहां पर। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज गैमेटोजेनेसिस। पहले लिस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद वन बाय वन समझाऊंगी। फिर बेटा उसके बाद स्टेज आती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा स्टेज आती है यहाँ पर क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज के बाद बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेज आती है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन। सर प्लीज चेक करके बताइएगा, फयाज ने इनबॉक्स करा क्या? अच्छा, हैंड रेस करा हुआ है। फयाज आप हैंड रेस नहीं करें, इनबॉक्स कर दें, क्योंकि हैंड रेस करेंगे तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप वहां पर लिख दें, आप वही वाले फयाज हैं जो इंटीरियर सिंह के स्टूडेंट्स साथ बैठते थे, उसामा आई गेस होता था उस ग्रुप में। हाँ, अच्छा, क्लीवेज, अच्छा, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। उसके बाद है बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा, मेरे साथ बात नहीं हुई, ठीक है। आई जस्ट थॉट कि वो वाला फयाज, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, और उसके बाद होता है बेटा, ठीक है फयाज, बैक टू द टॉपिक। आप फिलहाल टॉपिक के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे आपसे जो भी करना होगा। अच्छा बेटा, वो स्टूडेंट जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यूरीज दे रहे हैं, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट करा है, ठीक है, अभी से आपने पूछना शुरू कर दिया। पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको लास्ट 5-10 मिनट्स दूंगी, ठीक है, टॉपिक अगर कवर हो जाता है तो। अच्छा बेटा, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेजेस जितनी भी हैं वो आपके सामने लिस्ट हुई हुई हैं। इससे ज्यादा स्टेजेस भी होती हैं, हमने बिल्कुल सम अप करके दिया हुआ है एसटीबी के अंदर, ठीक है। इससे ज्यादा स्टेजेस भी होती हैं, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। सम अप करके बेटा क्या है, ये सारी स्टेजेस हैं, इसमें से गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। गौर से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। ये 5 स्टेजेस जो है ना, ये किसकी हैं, डेवलपमेंट की हैं। और बेटा लास्ट स्टेज किसकी है, ग्रोथ की। अब आप देखिए, आपके चैप्टर का टाइटल क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को हमने बहुत दफा पढ़ा है प्लांट के अंदर, प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ करता है, इंक्रीज इन साइज की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। वहां समझाती तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता, समझ में नहीं आता, आप बोलते मिस ये समझ नहीं आ रहा। अब सुनिएगा, अगर हम लॉजिकली देखें, ठीक है, लॉजिकली देखें तो आपके चैप्टर का जो टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो एक्चुअली सही नहीं है। होना क्या चाहिए था, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्योंकि यहाँ देखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उसको उठा लें, उसकी बात करें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, उसमें सबसे पहले क्या होती है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, जब एम्ब्रियो की बर्थ होगी या एम्ब्रियो एग्जिस्टेंस में आएगा, फिजिकल अपीयरेंस आपको नजर आएगी उसकी, उसके बाद बेटा क्या होगा, एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यंग वन के अंदर, और फिर उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले होता है डेवलपमेंट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और से सुनिएगा, रिपीट नहीं करूंगी इसको, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले होती है डेवलपमेंट,
एंड व्हेन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, आपको फिजिकली नजर आने लगता है आपकी सराउंडिंग में, ठीक है, तो फिर बेटा उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस बेटा ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, आई गेस चैप्टर 4 है, यस, ठीक है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्शन, वहां इन डिटेल आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ, वो टॉपिक स्टार्ट नहीं करी, फिर कह रही हूँ रिलेट कर रही हूँ। गेमेटोजेनेसिस नेम इंडिकेट कर रहा है गैमेट फॉर्मेशन, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मैं इसको सम अप कर रही हूँ, रिस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, बट आपको पता है यहाँ पर होती है बेटा स्पेशल डिवीजन, या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। इन दैट डिवीजन यू ऑल नो वेरी वेल, दैट इज मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है इस तरह से डायलॉग बॉक्स के अंदर, ताकि आपको याद रहे कि जब भी हम गेमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, वैसे पढ़ावा ही आपने, आपको पता ही है, तो गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मियोसिस। फिर आपने पढ़ा होगा oogonia होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सिर्फ रिलेट कर रही हूँ, वो नहीं पढ़ा रही क्योंकि हमने गेमेटोजेनेसिस यहाँ नहीं पढ़ना। कहाँ पढ़ना है इन डिटेल, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, चैप्टर के अंदर। तो बेटा वहां पर आप पढ़ते हैं सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन, oogonia, प्राइमरी oocyte, पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, और इसी तरह से स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली एट द एंड हमें मिलते हैं मैच्योर स्पर्म, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा कंसर्न स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर किससे होगा, स्पर्म अलोंग विद व्हाट, यहां लिख रही हूं मैं स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा हुआ है सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है। फिर बेटा फर्टिलाइजेशन, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, वही डेफिनेशन है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। क्या मॉडिफाई कर रही हूँ, चाहे आप कहें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या फिर आप कहें फ्यूजन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। अब इस बात को क्यों कह रही हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा बेटा। ये देखिएगा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवा की, और ओवा को भी हम ले लेते हैं किस स्टेज के ऊपर, ओवा को हम ले लेते हैं सेकेंडरी oocyte की स्टेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हेन की बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होती है, गौर से सुनिएगा इसको, हर चीज यहाँ नहीं लिख रही हूँ, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और नोट करते जाइएगा बुलेट फॉर्म में, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, हेन की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए किसका होना जरूरी है, सेकेंडरी oocyte का। मैच्योर ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, फर्टिलाइजेशन कौन से स्ट्रक्चर में होगी, सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके पास क्या है, अपना न्यूक्लियस, और क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुकी है, मियोटिक डिवीजन हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस तक ट्रेवल करता है कौन, स्पर्म, ठीक है। जब स्पर्म ट्रेवल कर आता है, तो लेट्स सपोज ये आ गया स्पर्म यहाँ पर ट्रेवल कर, स्पर्म के पास भी क्या है, अपना न्यूक्लियस है, और वो किस कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में। अब पूरा स्पर्म ओवा के अंदर इंड्यूस नहीं होगा,
ठीक है, एंटर नहीं करेगा, बॉडी इसकी पूरी बाहर रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या एंटर होता है, ओवा के अंदर या सेकेंडरी oocyte के अंदर न्यूक्लियस एंटर होता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इसका न्यूक्लियस एंटर हो जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। ये यहाँ पर बेटा ये पार्ट इसका डिसॉल्व हुआ और यहाँ से जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर चला गया और फिर दोबारा से ये क्या हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, लेकिन फ्यूजन किसका हुआ, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ। तो आप तो पढ़ते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, यहाँ पर फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, और इसी को आप मॉडिफाई फॉर्म में क्या डिफाइन करते हैं, फ्यूजन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, दिस वन इज दी फ्यूजन ऑफ मैटरनल प्लस पैटर्नल क्रोमोसोम्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज जायगोट। अब जायगोट के अंदर फिर डिवीजन स्टार्ट होगी एंड दैट डिविजनल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्लीवेज। अब आप दो जगह डेवलपमेंट में डिवीजन पढ़ते हैं, एक कहाँ पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस के अंदर, और एक कहाँ पढ़ेंगे, क्लीवेज के अंदर। ये है स्पेशलाइज्ड डिवीजन, ये है सिंपल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर टाइप के सेल्स फॉर्म होंगे। तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रही हूँ, क्लीवेज को इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सिंपल बेटा इतना याद रखिएगा, व्हाट इज क्लीवेज, इट इज सिंपल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और इसकी वजह से जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्या था, सिंगल सेल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन तक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्लीवेज में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, फिर है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं। आप सबने पढ़ा हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जिस स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो में डेफिनेट 3 लेयर्स बन जाती हैं, उस स्टेज पर एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्ट्रूला, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो सिंपल ये क्या है बेटा, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो होता है, दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला बनने के प्रोसेस को, गैस्ट्रूला बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। अब इसमें किन किन चीजों ने हेल्प करा या किन किन चीजों ने असिस्ट करा, बेटा यहाँ पर आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक होता है सेल डिवीजन, ये प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पर। इसके अलावा बेटा यहाँ होता है सेल माइग्रेशन, और इसके अलावा होता है बेटा यहाँ पर सेल रीअरेंजमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनी है, ये कैसे बनी है, सेल डिवीजन स्टार्ट कहाँ पर हुई है, क्लीवेज पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। वो फर्स्ट स्टेज जहां पर सिंपल डिवीजन स्टार्ट हुई, दैट इज व्हाट, क्लीवेज। अब डिवीजन कंटिन्यू रही,
जो पुराने सेल्स थे वो अपनी जगह से माइग्रेट करते चले गए और न्यू सेल्स बनते चले गए। पुराने सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, डिवीजन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रही है, माइग्रेशन। और बेटा जब ये माइग्रेट कर रहे हैं तो माइग्रेट करके एक दूसरी जगह जाते हैं और वहां लेयर की फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रीअरेंजमेंट। जब पढ़ेंगे वहां और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। अब सिंपल यहाँ नाम ही इंडिकेट कर रहा है, या आपकी आसानी के लिए एक और चीज बता देती हूँ, बायो में आप जहां कहीं पर भी, बायो के अंदर कह रही हूँ, ठीक है, जोलॉजी बॉटनी के अंदर बेटा जहां कहीं पर भी आप पढ़ते हैं जेनेसिस का वर्ड, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जेनेसिस, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब किसकी जेनेसिस हो रही है, ऑर्गन की जेनेसिस हो रही है, ऑर्गन फॉर्मेशन। तो सिंपल इस स्टेज में क्या हो रहा होगा, दिस स्टेज इज रिलेटेड टू ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, ये जो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो बना है, अभी मैंने आपको बताया ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो बेटा इनको हम क्या कहते हैं, 3 टिश्यू लेयर। और आसानी के लिए यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर बन रही होंगी 3 टिश्यू लेयर्स, 3 टिश्यू लेयर्स। और ये किससे रेलिवेंट है ये पॉइंट बेटा, यहां से टिश्यू, टिश्यू क्या हो गए, टिश्यू आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हो गए। जब टिश्यू कोऑर्डिनेट करेंगे और सिंगल यूनिट के तौर पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट हो गई और लास्ट में आप इन डिटेल पढ़कर आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ग्रोथ का प्रोसेस। और आप सबने प्लांट में अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज ग्रोथ, दिस इज द इंक्रीज इन साइज। और इंक्रीज इन साइज क्यों होता है, जो भी यंग वन फॉर्म हुआ है वो मैच्योर हो जाए, यंग वन अडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो। अडल्ट कब कहते हैं, जब उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, इंक्रीज इन साइज लिख दिया मैंने सिंपल यहाँ पर, या आप मेंशन कर सकते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन। और क्यों, टू अटेन मैच्योरिटी। ये चीज आपने खास तौर से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच्योरिटी। अब ये सारी चीज मैं आपसे कह सकती थी आप बुक से पढ़ लें, ठीक है, वहां पर भी स्टेजेस लिखी हुई है, समझाना था इसलिए एक तो सबसे पहले बोर्ड पे पढ़ाया। दूसरी चीज बेटा इसका जो एमसीक्यू आता है वो आता है, द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज व्हाट। ठीक है, अब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, बच्चों ने पढ़ा सब कुछ होता है, आगे पीछे हो जाती हैं स्टेजेस। तो थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्लीवेज है। या फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज व्हाट, या सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज व्हाट। अब ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, वैसे तो होती हैं, नहीं भूलते, फिर भी अच्छा आसान तरीका क्या है आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने याद रखना है GFC GOG, हर स्टेज का फर्स्ट लेटर ले लिया और उससे बना GFC GOG। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज, दिस वन इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू 6। और फिर मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ। आइडिया आपको दे दिया है एमसीक्यू कैसे आता है, लेकिन अभी एमसीक्यू नहीं करवा रही। दिस वन इज द फिफ्थ, और बेटा लास्ट में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ सिक्स्थ वन। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने आपसे कहा था कि जब बॉटनी पार्ट एंड होगा तो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी या चैप्टर के एंड पे करवाऊंगी। अभी हमारी परसों मीटिंग हुई है आई गेस, उसमें बेटा हमने जो स्ट्रैटेजी अब डिसाइड करी है, यहाँ से जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है, चैप्टर कंप्लीशन से कुछ दिन पहले आपको एक हैंडआउट मिलेगा, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम आपसे शेयर करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर।
उसके बाद एक हैंड आउट आपको मिलेगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो हम आपको खुद से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने अभी आपको एमसीक्यू नहीं करवाए, मैं आपको हैंड आउट दूंगी, वहीं करवाऊंगी, ठीक। स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करना होता है, आप परेशान नहीं हो इसलिए बता दिया। बेटा स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा एंड देन बताइएगा। हैंड रेज कर रहे हैं? नहीं, सेम आ रहा है। जब मैं बच्चों को दे रहे हैं ना नेम हो गया, हाँ इन सबको जो है ना रिमूव कर दूंगा, तब इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। सही। अच्छा वो मुझे फयाज का ये जहन में आता है, फयाज दूसरा वो बोल रहा है, हाँ बेचारा सॉरी कर रहा है। अच्छा सॉरी कर रहे हैं मुझे वो याद आया। मैंने आपसे बोला ना कि रिमूव करना है, बताया ना। वो कोई दूसरा है, क्यों दिया भाई? बच्चों से बोलो कि भाई नहीं दे। बेटा इनबॉक्स कर दीजिएगा अगर आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट, और होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। GFC GOG खास तौर से याद रखिएगा। किसने पूछा है मॉरूला का? इज डन। अभी लास्ट में ही आ रहा था, डन से पहले लिखा हुआ आ रहा था, नहीं आ रहा। ये तो चैट में स्टूडेंट्स के मैसेजेस बस दिया गया। मल्टीपल स्टेज भी तो होती है। अदीना, ठीक है, डन आ गया ना? अच्छा जी ठीक है। अदीना आपने पूछा है मरूला ब्लास्टुला स्टेज भी होती है। बेटा अभी मिस ने कहा था, यहीं खड़े होकर कहा है कपल ऑफ मिनट्स बिफोर, कि वैसे तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लेकिन समराइज वे में जो स्टेजेस मिलेंगी वो ये होंगी। बिल्कुल होती है मारूला ब्लास्टुला स्टेज। और वो कहाँ पर मिलेगी आपको? वो मिलेगी हेयर इन बिटवीन। आपके सिलेबस को फॉलो करना है ना, तो सिलेबस को फॉलो करते हुए जो STB का पैटर्न है वही फॉलो करते हुए पढ़ाना है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि बेटा बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हम उसको जर्नलाइज फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। बोर्ड रेस करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट पार्ट। सर बोर्ड को जो है ना, जी सिर्फ बोर्ड को। ऑलमोस्ट सही शेप आ रही है ना? बहुत अच्छी डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं है।
करें सर। ठीक है, अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपको बताऊंगी, एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह क्लीवेज को स्टार्ट करेंगे, अगर आज स्टार्ट नहीं कर सके तो। ठीक है, अच्छा बेटा, डेवलपमेंट में नेक्स्ट हमारे पास सब हेड है स्ट्रक्चर। बल्कि स्ट्रक्चर बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, तो हैन एग का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। समटाइम आती है पिक्टोरियल एमसीक्यू आता है। ठीक है, अब जब पिक्टोरियल एमसीक्यू आता है तो आपको लेबलिंग लाजमी पता होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऑलमोस्ट उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, फोकस रखिएगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग यू ऑल नो वेरी वेल बेटा, हमेशा क्या होगा, शेल होगा। इसके अलावा बेटा इनर मोस्ट आपको दो लेयर मिलती हैं जो शेल के पैरेलल रन कर रही होती हैं। दोज आर नोन एज शेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो बेटा साथ में आपको क्या मिलती हैं, शेल मेम्ब्रेन्स। और कैसी होती हैं, दीज आर 2 इन नंबर, 2 होंगी, पैरेलल रन करेंगी। ठीक है, और जो एग का वाइडर पार्ट होता है, चौड़ा वाला हिस्सा होता है, वहां आकर ये दोनों शेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट बेटा यहाँ पर क्या होता है, एयर कैविटी ये जनरेट होती है। ठीक है, डॉटेड कर दिया मैंने सिर्फ समझाने के लिए। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज दी एयर स्पेस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एयर कैविटी। अच्छा, एक और चीज आप पढ़ते हैं शेल, और शेल कैसा होता है, शेल की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, इट इज कैलकेरियस। और जब भी कैलकेरियस होगा तो कैसा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, मेनली कैलकेरियस होता है, लेकिन साथ में ये प्रोटीन का भी बना हुआ होता है, तो ये होता है प्रोटीनेशियस कैलकेरियस। ठीक है, जहन में रखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। शेल मेनली किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज प्रोटीनेशियस कैलकेरियस। ठीक है, आपने ये टर्म जहन में रखनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको सेंटर में मिलता है यहाँ पर जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है, जिसको मैंने ब्लैक से डॉटेड कर दिया, दिस इज द रीजन ऑफ एग वाइट। ठीक है, ये किसका रीजन है, एग वाइट का। एंड एग वाइट बेटा ये मेनली कंपोज होती है प्रोटीन की, एंड प्रोटीन भी कौन सी होगी यहाँ पर, प्रोटीन वुड बी एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन कौन सी होगी, एल्ब्यूमिन। शेल कैसा है, प्रोटीनेशियस कैलकेरियर। एग वाइट कैसा है, प्रोटीनेशियस, और मेनली यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होगी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद बेटा सेंटर में देखिएगा, सेंटर में आपको दिखता है राउंडेड पार्ट, जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रीन टच दे दिया है। इन दिस रीजन इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ योक। ठीक है, आप सबको पता है। तो बेटा यहाँ सेंटर में ये जो रीजन है, दिस रीजन इज ऑफ व्हाट, योक। और योक के अंदर हमेशा क्या होता है, न्यूट्रिशन। जो भी एम्ब्रियो डेवलप करेगा वो मदर बॉडी से बाहर डेवलप करेगा। ठीक है, कोई यहाँ पर मदर और फीटस का रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, यानी यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो सारी की सारी कहाँ से पूरी होगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो की योक से। और योक के अंदर मेनली बेटा आपको मिलता है फैट कंटेंट। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और भी होती हैं जो आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ मेनली मिलता है फैट कंटेंट। लेबलिंग आपकी बुक वाली बता रही हूँ, जितनी भी एडिशनल चीजें हैं उनको यहाँ पर लिस्ट करती जा रही हूँ। उसके बाद बेटा आप देखिएगा ऊपर जो योग का अपर पार्ट होता है, जर्दी का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहां पर होता है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म बिल्कुल एक थिन लेयर की तरह से होता है, डिस्क की तरह से होता है। तो बेटा एक्चुअल जो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म होता है ना,
वो किस रीजन में फॉर्म होता है, जिसको मैंने कैसा कर दिया, क्यूबॉइडल कर दिया, ठीक है, क्यूब से बना दिए यहाँ पर ताकि आपको याद रहे यहाँ सेल्फ फॉर्म हो रहे हैं, सेल्फ फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है। पूरी जर्दी साइटोप्लाज्म नहीं होती, पूरी योग साइटोप्लाज्म नहीं होती, उसके ऊपर एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये सिंपल साइटोप्लाज्म नहीं होता, दिस इज द एक्टिव साइटोप्लाज्म। एक्टिव साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो बेटा दिस साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल डिस्क। अभी मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, ये डिस्क की तरह का होता है। तो एक तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, दूसरा इसको कहते हैं जर्मिनल डिस्क, और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टोडिस्क, ठीक है, जिसमें क्या फॉर्म होगा, जिसमें ब्लास्ट्यूला फॉर्म होगा। तो चाहे आप उसको कहें जर्मिनल डिस्क, चाहे कहें ब्लास्टोडिस्क, या फिर उसको कहें साइटोप्लाज्म। और बेटा साइटोप्लाज्म भी कैसा है यहाँ पर, एक्टिव साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा एक और चीज देखिएगा, आपको जो योग है उसकी सराउंडिंग में ट्विस्टेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैलेजी, ठीक है, अगर दो हैं तो कैलेजी हैं, मैं दोनों को ही यहाँ पर लेबल कर देती हूँ, और अगर सिंगल होगा तो कैलाजा। अच्छा, इसमें प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग इसको चलाजा भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग कैलेजे भी प्रोनाउंस करते हैं, आपकी मिस कैलेजी कहती हैं, एक ही बात है, ब्रिटिश अमेरिकन का डिफरेंस है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, जो आप प्रोनाउंस करें, जो आपको सूटेबल लगे। कैलेजी क्या होते हैं, ट्विस्टेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं, कैसे हैं, दीज आर टू इन नंबर, यहाँ लिख देती हूँ, दीज आर टू इन नंबर, और कैसा स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड कॉर्ड्स की तरह का स्ट्रक्चर है। और ये क्यों मौजूद होता है, ये योग को सेंट्रल पोजीशन के ऊपर रखता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन में, एग वाइट में योग को सेंट्रल पोजीशन के ऊपर रखना, योग को दरमियान में रखना, ये काम किसका है, कैलेजी का। सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द हेंस एग, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको कुछ टर्म जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा एग की टाइप, एग की टाइप आपको हेन के अंदर मिलती है पॉलीलेसिथल एग, ठीक है। इसके अलावा एग का डायामीटर, और ये आपने याद रखना है, डायामीटर होता है ऑलमोस्ट अबाउट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ मिलती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल या इनसाइड द बॉडी ऑफ हैन फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, अब आप देखें कि जो पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, या आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जब गर्ल्स किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं, एग बना रही होती हैं, ऑमलेट बना रही होती हैं, तो वो 3 सेंटीमीटर तो नहीं होता। क्वेश्चन माइंड में एक आता है कि ये 3 सेंटीमीटर डायामीटर कैसे हो गया। तो बेटा दिस 3 सेंटीमीटर डायामीटर इज एक्चुअली ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये जो 3 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है आपकी बुक में, ये किसका दिया हुआ है, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट दिस वन। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज होती है यहाँ पर, जो योक होता है और इसकी सेंट्रल टॉप मोस्ट डिस्क, इसकी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब यहां देख लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ सेकेंडरी oocyte के रेफरेंस से,
कि जो सेकेंडरी oocyte है इसमें कंफ्यूजन ना रहे, आपको चीजें क्लियर हो। सेकेंडरी oocyte कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सेकेंडरी oocyte आपको मिलेगा ऑलमोस्ट ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte का। मैंने आपसे क्या कहा, इसके ऊपर क्या मौजूद है? डिस्क की तरह का साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में बेटा क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में यहाँ पर है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। अगर इतना स्ट्रक्चर होगा तो स्पर्म के लिए आसानी होगी, वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। किसके थ्रू? वाइटलाइन मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अगर इसके बाद का स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? अगर यहाँ पर एल्ब्यूमिन की लेयर्स बनती चली गई तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? स्पर्म एल्ब्यूमिन से पास नहीं कर सकता। फिर बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगी वहां नहीं बताऊंगी। ठीक है, कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए? सिर्फ वाइटलाइन मेम्ब्रेन तक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और वाइटलाइन मेम्ब्रेन तक का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। और इसका डायामीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके सामने बना है सेकेंडरी oocyte। ठीक, फिर एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पॉलीलेसिथल। बेटा हमेशा याद रखिएगा, बायो में आप जहां कहीं पर भी लेसिथल पढ़ते हैं, लेसिथल के मीनिंग होते हैं योग। ठीक है, जहां कहीं पर भी लेसिथल पढ़ेंगे उसके मीनिंग क्या होंगे? योग। अब आप बहुत सारी वैरायटी के एग्स पढ़ते हैं, मैं सारी वैरायटी नहीं पढ़ा रही, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो बता रही हूँ। इसके कंपैरेटिवली हम 2 टर्म्स और पढ़ते हैं और उनको लिख रही हूँ ऊपर। एक आप पढ़ते हैं ए लेसिथल, और बेटा दूसरा आप पढ़ते हैं मीजो लेसिथल। ठीक है, ए लेसिथल का मतलब योग इज एब्सेंट, वो तमाम एग जिनके अंदर योग एब्सेंट होती है। अब बच्चे पूछते हैं मिस योग एब्सेंट है तो फिर एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी? जाहिर सी बात है, उसका मदर बॉडी के साथ कनेक्शन होगा, फिर वहां पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी तो योग एब्सेंट होगी। ठीक है, योग कहाँ मौजूद होती है? जहां प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता। तो वो सारे एग जिनके अंदर योग एब्सेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं? ए लेसिथल एग कहते हैं। ठीक है, ए फॉर एब्सेंट एंड लेसिथल मींस योग। अब दूसरा लिखा हुआ है मीजोलेसिथल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेसिथल मींस योग। अगर योग की क्वांटिटी कितनी है? मॉडरेट है। ठीक है, अच्छी खासी नहीं है लेकिन दरमियानी मिकदार की योग मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मीजोलेसिथल एग। और बेटा अगर एग की टाइप है पॉलीलेसिथल, तो इसका मतलब क्या है? एग इज कंटेनिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग, एग के अंदर अच्छी खासी मिकदार में योग मौजूद है। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा उसको, फिर रिपीट कर रही हूँ, कॉपी से, कॉपी के ऊपर पेंसिल से कहीं लिख लीजिएगा। एग इज कंटेनिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग। Polylecythal, egg is containing sufficient. Egg is containing sufficient or enormous amount of yolk. ऐसे egg को हम क्या कहेंगे? Polylecythal। ठीक है बेटा, मैनी, और यहाँ लिख देती हूँ enormous। ठीक है, अब अगर टाइम और होता है तो आगे कंटिन्यू करती हूँ, वरना आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कैप्चर करें। टाइम बताइएगा सर। 58 वाइंड अप कर दूँ? ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार बुक में इस टॉपिक को रीड दे दीजिएगा जहां तक आपने पढ़ा है। लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट